रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल। ये कहा था फ्रेडरिक विलियम हीगल ने। हीगल के आइडियाज़ ने जर्मनी में रेवोल्यूशन लाने का काम किया था। आगे चल के इन्हीं आइडियाज़ की वजह से एडोल्फ हिटलर मोटिवेट हुए और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ़िलॉसफी की ओरिजिन की, और समझेंगे कि किस तरह से वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी शेप देती है ह्यूमन रेस को, और किस तरह से हिस्ट्री से प्रेजेंट और फ्यूचर को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द फिलॉसफी। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर बात की जाए फिलॉसफी की, तो हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं, और स्पेशली अगर कोई साइंस साइड का बच्चा है, तो दिमाग में लगता है कि अरे फिलॉसफी क्या है, सब बकवास है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। बट कभी भी किसी इमारत का निर्माण बिना नींव के नहीं होता। इस नींव में फिलॉसफी आती है। बिल्कुल हाँ, फिलॉसफी वो सब्जेक्ट है जो मेटाफिजिक्स को और रियलिटी को कनेक्ट करता है। और ऐसे में हमारे वो सब थिंकर्स जिन्होंने बड़े बड़े फिलोसफिकल आइडियाज दिए हैं, उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन साइंस में भी है। क्या आप जानते हैं कि पाइथागोरस भी एक फिलोसफर थे? क्या आप जानते हैं कि प्लेटो ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है मैथमेटिक्स को? क्या आप जानते हैं कि एरिस्टोटल जूलॉजी के भी फादर माने जाते हैं? ये सभी जो थिंकर्स थे उस समय में, जहाँ एक तरफ ये ह्यूमन नेचर, स्टेट और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन स्टेटस की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये उस समय की डेवलपमेंट जो साइंस में हो रही थी उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे। आज इसी टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से जन्मी फिलॉसफी, कहाँ से आइडियाज हमारे सामने आए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मैं बात करूंगा, तो देखिए, फिलॉसफी के लिए बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं, बहुत सारे थिंकर्स का नाम आ सकता है, बट हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो 16th BCE में फिलॉसफी का ओरिजिनेशन होता है एंशिएंट ग्रीक में। ठीक है, प्राचीन जो ग्रीस था उसमें यहाँ पर ओरिजिन होता है, और बहुत सारे फिलोसफर्स आते हैं। थैलस आते हैं, पाइथागोरस आते हैं, हेरलेक्टस आते हैं। ये वो फिलोसफर हैं जिनमें से मोस्टली इनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना या नहीं पढ़ा। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बहुत कम कोर्सेज के अंदर इनको डिस्कस किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा 5th to 4th सेंचुरी BCE। यहाँ पर आते हैं सोक्रेटिस, प्लेटो, और प्लेटो के ही स्टूडेंट एरिस्टोटल। अब इन लोगों ने मिलके जो विचार रखे, जो आइडियाज रखे, उसने ना सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड द ह्यूमन नेचर विद इन द स्टेट को इंक्रीज किया, साथ ही बड़े तौर पर स्टेट क्या है, स्टेट ओरिजिन क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाए। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये सभी चिंतक उस समय जिन बातों पे अपनी विचार रख रहे थे, जिन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे, वो ऐसे पॉइंट्स नहीं थे जो काल्पनिक हो, बल्कि ये काल्पनिक बातों का इस्तेमाल करके जो रियलिटी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। हीगल जब कहते हैं रैशनल इज रियल, तो दैट मीन्स जिस चीज पे तर्क किया जा सके, बहस की जा सके, वो है हकीकत है। एंड रियल इज रैशनल, और जो हकीकत है उस पर हमेशा बहस की जा सकती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखिए, फिलॉसफी को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें फिलॉसफी का क्या रोल है, किस तरह से इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने टाइम में, एंशिएंट जब टाइम था, जब फिलॉसफी ने किस तरह से जन्म लिया। अगर मैं बात करूं प्लेटो की, तो प्लेटो का चिंतन उसी समय हमें देखने को मिलता है जिस समय कहीं भारत में चाणक्य अपने विचार रख रहे थे, और चाइना के अंदर हम बात करते हैं उस समय कन्फ्यूशनिज्म की, कन्फ्यूशस की आइडियोलॉजी भी जन्म ले रही थी। किस तरह के विचार रखे गए, किन बातों पर बात की गई स्टेट के ऊपर, स्टेट के नेचर के ऊपर बात की गई, स्टेट के अंदर रोल क्या होगा सिटीजन्स का। ठीक है, सिटीजनशिप के आइडियाज हमारे सामने आए। साथ ही हमारे सामने क्या आइडिया आए, यहाँ पर हमारे सामने आए बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, जिसमें आता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे आइडियाज हमारे सामने आए। सोक्रेटिस के विचारों को प्लेटो बोरो करते हैं, प्लेटो के विचारों को आगे लेके जाते हैं एरिस्टोटल। और यहाँ पर भी ये समझना जरूरी है कि जब प्लेटो जैसे चिंतक विचार रखते हैं अपने, तो बेस क्या होता है इन विचारों का,
किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्लेटो के द्वारा, तो यहां पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको प्लेटो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल थीम थी उनके ज्यादातर आइडियाज की, टू क्रिएट द इक्वालिटी। जब हम बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं प्लेटो एरिस्टोटल की एंशिएंट ग्रीस के टाइम की, तो उस समय आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा दौर था जब इस बात पर चिंतन हो रहा था कि राज्य क्या है, राज्य की व्यवस्था क्या है। इस समय तक गॉड, भगवान का रोल यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ग्रीक फिलॉसफी में गॉड्स का रोल जो है बहुत बड़े तौर पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत बड़ी पिक्चर उसकी दिखाई गई है। बट ग्रीक फिलॉसफी में एंशिएंट ग्रीक तक तो ये ठीक था, बट जैसे जैसे मिडिवल एरा की शुरुआत होती है, जैसे जैसे मिडिवल एरा आगे बढ़ता है, मिडिवल एरा के आगे बढ़ने के साथ ही एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। और वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि मिडिवल एरा अपने साथ लेके आता है क्रिश्चियनिटी को, और जो मिशनरीज हैं वो बहुत बड़े तौर पर काम करने लग जाती हैं। अब मिडिवल एरा के अंदर चर्चेस और पॉप, इनका राज चलने लग जाता है। हम यहाँ पर पेपल थ्योरी की भी बात करेंगे जो मिडिवल एरा में बहुत फेमस हुई, और टू शॉर्ट थ्योरी, दो धारी तलवारों का सिद्धांत, जिसमें जो किंग था, जो किंग है, किंग और जो रूल है, रूलर्स हैं बेसिकली, किंग्स जो है इनके बीच में और गॉड के बीच में कहा जाता है। अब गॉड की जगह यहाँ पर मैं चर्चेस की बात करता हूँ। चर्चेस का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया। धीरे धीरे मिडिवल एरा के अंदर जो चर्चेस था उनका बोलबाला हो गया। चर्चेस ने धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सारे सिस्टम जो है चर्चेस के अंडर आ गए थे, और कभी भी एक्सट्रीम पावर किसी के पास भी आएगी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफ कोर्स उस पावर का इस्तेमाल कितना सही होगा और कितना गलत होगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो चर्चेस जो कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करने के लिए बने थे, अब वो धीरे धीरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करने लगे, लॉज बनाने लगे, कंट्रोल करने लगे, टैक्सेस वसूल करने लगे, और जस्टिस जैसे सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए। इसी दौर के अंदर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे वो डिक्लाइन भी हुए। ऐसे में रोमन एम्पायर का जिक्र हम करते हैं। रोमन एम्पायर का डिक्लाइन भी इसी एरा में ही हो गया था, एक तरह से आप कह सकते हैं, नॉट कंप्लीटली बट काफी हद तक हो गया था। इसी एरा में आप देखिए थॉमस एक्विनस जैसे थिंकर्स आते हैं जो कि काफी बड़े तौर पर गॉड और गॉड के से जुड़े जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं। आगे चलकर मिख्यावली आएंगे, और मिख्यावली जब आएंगे तो वो मिडिवल एरा के लास्ट में आते हैं। और मिडिवल एरा के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आई, इनका जिक्र करते हुए कहते हैं द डार्केस्ट एरा इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। वाई डार्केस्ट एरा? बिकॉज इन्होंने कहा कि पहले गॉड का रोल जो था वो सेपरेट था, और स्टेट के फंक्शन सेपरेट थे। बट हुआ ये कि जब चर्चेस ने अपना कंट्रोल किया तो अभी दोनों फंक्शन मिक्स हो गए, और चर्चेस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरह एक्ट करने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि करप्शन बढ़ा। चर्चेस एज अ इंस्टीट्यूशन जो थे अपनी वैल्यूज खो दी उन्होंने, लोगों के बीच में ज़्यादा भ्रांतियां बढ़ गई। आप कभी भी रोम का इतिहास पढ़ेंगे या फिर कभी आपका जाना हो यूरोप के अंदर और इस समय की कहानियां आप पढ़ेंगे, तो इवन आप फिल्मों में भी देख सकते हैं। अगर यूके के डायरेक्टर्स कोई फिल्म बना रहे हैं तो चुड़ैल, भूत वूत, ये सब बातें बहुत होती हैं, और उस टाइम पे भ्रांतियां फैलाई जाती थी ताकि लोगों का ध्यान ज़्यादा हटा रहे चर्चेस के कामों से। कुछ भी गलत हुआ तो ये गॉड ने किया है, कुछ भी सही हुआ तो ये गॉड की वजह से हुआ है। इस तरह से चीज़ों को इतना ज़्यादा फैला दिया गया था कि किंग का रोल बिल्कुल शून्य होके रह गया था, जीरो होके रह गया था। अब यहाँ पर जब टू शॉर्ट थ्योरी आती है तो एक तरफ किंग और उसका रोल जो रूल है उसकी बात हो रही है, और एक तरफ गॉड की बात हो रही है। अरिस्टोटल भी अपने समय में ना सिंपल बोल के जाते हैं, वी नीड अ कोड बुक, कोड चाहिए, नॉट अ गॉड बुक। ठीक है, अरिस्टोटल ने ये बात अपने समय में बोली थी, बट आगे चल के जब मिडिवल एरा अपने पूरे पीक पे था तो फिर तो ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। मैकियावेली इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि सेपरेट करो रिलीजन और पॉलिटिक्स को, ठीक है, और इनको बिल्कुल अलग स्फेयर में आप डील करो। अब जब ये एरा खत्म होता है तो इस एरा खत्म होने के साथ साथ दो वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, एक है एनलाइटमेंट और एक है रेनेसा।
पुनर्जागरण की चेतना फैल जाती है। पुनर्जागरण की चेतना का जो कारण है लोगों के अंदर वो क्या है? वो कारण ये है कि इस समय तक साइंस में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, आर्ट्स में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। इटली हब बनता है रेनेसा के समय के लिए। यहाँ पर बहुत से चिंतक आते हैं, उस समय में अपने विचार रखते हैं। गैलीलियो आते हैं, एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। पिकासो आते हैं उस समय यहीं से। और ये वो टाइम था जब लोग साइंस की एग्जिस्टेंस की, स्टार्स और इन सब चीजों पे जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी बातें करने लगे थे। मैथमेटिक्स तो प्लेटो के समय से ही फेमस था और इस समय तक आते आते साइंस की बाकी सारी फील्ड भी काफी डेवलप हो चुकी थी। तो अब यहाँ से रीजन जो था उसके ऊपर बात होने लगी थी और इसी रीजन का जिक्र कर रहे थे एरिस्टोटल अपने समय में। आगे हीगल भी इस रीजन और रेशनैलिटी की बात करेंगे। अब इस एरा के बाद आता है हमारा एनलाइटमेंट का एरा। एनलाइटमेंट का एरा जब शुरू हुआ है तो ये एरा अपने साथ बहुत कुछ लेके आया है। ये एरा, एनलाइटमेंट का एरा जो है, बेसिकली आप इसको मॉडर्न टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। इस एनलाइटमेंट में कौन कौन आते हैं? जॉन लॉक जैसे थिंकर आते हैं, थॉमस हॉब्स जैसे थिंकर आते हैं, जीन जेकस रोजो जैसे थिंकर आते हैं। इन थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट को मॉडर्न टाइम में किस तरह समझा जाए उसको समझाने का काम यही थिंकर करते हैं। एंड मैं बार बार इस चीज को रिपीटेडली बोलता हूं कि थॉमस हॉब्स के आइडिया स्टेट और उसकी पावर को लेके, सॉवरेनिटी, संप्रभुता के कॉन्सेप्ट पे इतने ज्यादा क्लियर थे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ही इज अ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस मींस सारे फिलोसफर्स के पिता हैं, टू एक्सप्लेन दी मॉडर्न स्टेट, जो नए राज्य है उनको समझाने के लिए। जॉन लॉक को जाना जाता है एक विसल ब्लोअर की तरह, जो कि इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स की बात करके आते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं रोजो की, तो रोजो डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज को, जनरल विल जैसे आइडियाज को बड़े तौर पर प्रमोट करते हैं। और आज का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसमें रोजो का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये रोजो की ही देन मानी जाती है। अब इस समय तक आते आते हुआ क्या था? हुआ ये था कि जितनी एनलाइटमेंट आनी थी वो आ चुकी थी, धीरे धीरे वो और बढ़ती जा रही थी। पर वो एनलाइटमेंट अब साइंस को प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन में लेके आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थॉट की बात कर रहे थे, बट ये ह्यूमन बिहेवियर काम कैसे करता है, इसमें क्या अच्छाई क्या बुराई है, इस पे बात होने लगी थी। अब आप कहेंगे कि सर हर एरा में थोड़ा थोड़ा तो फर्क है, क्या हम इसको समझा सकते हैं? तो देखिए, एंशिएंट टाइम में राज्य का अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मिडिवल एरा के अंदर चर्चेस ने कंट्रोल कर लिया, गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और मॉडर्न टाइम में इंडिविजुअल वैल्यूज को ज्यादा फोकस किया जाने लगा। अब ऑफ कोर्स जब इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा फोकस होंगी तो स्टेट की पावर अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। लेवियथन का कॉन्सेप्ट जब देते हैं थॉमस हॉब्स तो सी मॉन्स्टर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कहते कि इंडिविजुअल को खा रहा है, इन शॉर्ट के इंडिविजुअल की पावर्स के ऊपर भी एक सॉवरेन पावर को स्टैब्लिश करके जाते हैं। अब इस एरा की अगर मैं बात करूं या इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझें, एनलाइटमेंट की अगर बात करें, तो ये मॉडर्नाइजेशन वहां तक नहीं रुकी, ये आगे भी बढ़ी। अब किस फॉर्म में ये आगे बढ़ी वो समझना जरूरी है। आप जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपने रेवोल्यूशन वर्ड कई बार सुनेंगे, आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे भी। प्लेटो बात कर रहे हैं, एरिस्टोटल बात कर रहे हैं, मैकियावेली बात कर रहे हैं, हॉब्स बात कर रहे हैं, लॉक, रूसो, हर कोई रेवोल्यूशन की बात कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में। और ये रेवोल्यूशंस इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में कि कहा यह भी जा सकता है कि बिना रेवोल्यूशन के कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हर बड़ा स्टेट किसी ना किसी रेवोल्यूशन को झेल के आगे आया है। भारत ने भी तो रेवोल्यूशन झेला है एक बड़ा, ठीक है, 200 सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई तो करी है हमने। 19वीं सेंचुरी में आते हैं हीगल जैसे फिलोसफर, कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसफर, जो अब तक के विचारों को, एग्जिस्टिंग आइडियाज को बिल्कुल बदलते हैं। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेके आए हॉब्स, लॉक और रोजो, जहां पर स्टेट ओरिजिन पे बात हुई थी। अब यहां पर भी स्टेट ओरिजिन पे बात है, पर आइडियाज में क्या चेंज है? हीगल जो है, हीगल एक बड़ा रोल मानते हैं आइडिया का, थॉट का, ठीक है।
आइडिया का एक बड़ा रोल है। तो ये कहते हैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस बड़ी नहीं है, पर वो आइडिया ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से वो चीज एग्जिस्टेंस में आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज स्टीव जॉब जिंदा होते तो लोग कहते एप्पल बड़ी बात नहीं है, एप्पल जैसे कंप्यूटर बन सकते हैं, एप्पल जैसे फोन बन सकते हैं, बड़ी बात यह है कि किसी ने सोचा कि ऐसा फोन होगा। बड़ी बात ये नहीं है कि आसमान में आज हवाई जहाज उड़ते हैं, हजारों हजारों टन के जहाज उड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि किसी ने ऐसा सोचा, तो वो जो आइडिया है वही एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है ये इसलिए आया है कि किसी के पास उस आइडिया को फुलफिल करने की स्पिरिट थी, ताकत थी। ठीक है, तो रीजन, आइडिया, स्पिरिट, ये सारे वर्ड आपको हेगेलियन फिलॉसफी में घूमते हुए नजर आएंगे। साथ ही गॉड के कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी हेगल काफी बातें करते हैं। भगवान को मानते हैं, ठीक है, और भगवान को जब मानते हैं तो हेगल अपनी फिलॉसफी को रखते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन रेस सबसे प्योर रेस है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम सब पर राज कर सके। यही आइडिया बोरो किया एडोल्फ हिटलर ने, और वर्ल्ड वॉर 2 इसी का रिजल्ट थी। ठीक है, कई बार कहा जाता है मजाक में कि मुसोलिनी और हिटलर तो हेगल के ही कहते हैं ना, एक पुत्र हैं, उन्हीं को मानने वाले। अब आए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिस समय में आए उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, कुछ ना कुछ बनाने की दौड़ सी लग गई थी, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आ चुके थे, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी थी 16वीं सेंचुरी के बाद ही। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स बात करते हैं समाज के बनने की, पर उसका बेस रखते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी समाज नहीं चल सकता। अब बहुत से लोग जो कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और भी बहुत चीजें होती हैं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। आपके जीवन में आप भूल जाइए इंडस्ट्रीज को, आप भूल जाइए समाज को, आप अपने परिवार की बात कीजिए। अर्थव्यवस्था आपके परिवार तक को तोड़ सकती है। ऐसे हजारों लाखों केसेस होते हैं जहां आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कभी पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़ देती है। ठीक है, कि भाई यू आर नॉट एबल टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, या भाई हम साथ नहीं रह सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आर्थिक स्थिति परिवार भी तोड़ देता है ना, तो क्या ये समाज नहीं बदल सकता? कार्ल मार्क्स ने इन्हीं विचारों पर बात। हेगल के विचारों ने जहां मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जन्म दिया आइडियलिज्म को एक बार दोबारा से। अब हेगेलियन प्रिंसिपल्स, मार्क्सियन प्रिंसिपल्स, इन दोनों में ही कुछ कॉमन आइडियाज थे। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करते हैं जो उनसे पहले किसी ने दिए। अभी तो कार्ल मार्क्स इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो बेस है सोसाइटी का, जिसको आज आप स्टेट के नाम से जानते हैं, इस स्टेट के नीचे इसका जो बेस है वो इकोनॉमिक्स है, दैट मीन्स अर्थव्यवस्था है, पैसा है। और इसी के आधार पर कार्ल मार्क्स समाज को भी बांट देते हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी परिवर्तन हुए उनकी शुरुआत हो सकता है कि ऑर्गेनिक हो, प्राकृतिक हो, पर आगे चलकर जब व्यक्ति के पास अर्थव्यवस्था नाम की चीज आ गई तो ये सारे बदलाव इस अर्थव्यवस्था पर टिक गए। कई बार आप सुनते हैं ना कि कोरोना के समय कुछ कंपनीज बहुत बड़ी बन गई। क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना जैसी महामारी के बारे में बहुत पहले पता चल गया था? 2019 के लास्ट में चाइना में केसेस आने लगे थे, पर फिर भी पूरी दुनिया बहुत बेफिक्र होके बैठी हुई थी। क्या पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसी बीमारी है और इसको रोका नहीं जाएगा? कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ठीक है, माइट नॉट पॉसिबल या पॉसिबल हो सकता है कि इस बीमारी का आउटब्रेक जहां एक तरफ करोड़ों जाने ले गया, वहीं दूसरी तरफ फार्मा कंपनीज उन्होंने इतना कमाया, हद से ज्यादा कमाया। क्यों ऐसा हुआ? क्या ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज नहीं है? पूरी दुनिया में जब भी हम लोग देखते हैं क्या बदलाव हो रहे हैं तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है। पर क्या ये हमारा ही करा हुआ नहीं है? क्या हमारी ही इंडस्ट्रीज ने सब कुछ नहीं करा है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स कह रहे थे वो पूरी तरह गलत नहीं था। अब यहाँ पर बहुत सी थ्योरी और जन्मी, जैसे कि मैं फेमिनिज्म की बात कर देता हूँ। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है फेमिनिज्म, कहाँ से आई। तो देखिए, जहाँ थिंकर्स स्टेट
क्या है, स्टेट कैसे बना, इंडिविजुअल राइट को लेके फाइट कर रहे हैं, फिर गॉड आ गए बीच में, उसके बाद साइंस आ गई, साइंस से फिर आगे चल के मॉडर्न स्टेट आए, मॉडर्न स्टेट में नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट आ गए। इनके बावजूद भी जेंडर इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स का आना बाकी रह गया था, तो वो भी आ गए, जेंडर इक्वालिटी की बातें होने लगी, रेसिज्म की बातें होने लगी, इससे समाज में आने वाले बदलावों पर बात होने लगी, और बहुत सारे ग्रुप बट गए। नित्से जैसे थिंकर्स आए जो आइडिया देते हैं, कहते हैं गॉड इज डेड, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स ने सोसाइटी को जिस तरह से चलना चाहिए उसके ऊपर अपने विचार रखे, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डेज डेवलपमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इन सारे विचारों का बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। बहुत बार ये कहा जाता है कि हमारे राजनेता फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको राजनीति की समझ नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी संसद में जितने सांसद बैठे हैं, क्या वो सब समझते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ा है, या अपने इतिहास में जो गलतियां हुई उससे कुछ सीखा है? तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा, शायद ऐसे 2% भी सांसद हमारे पास ना हो। अब इन सारी बातों के बाद हम एक चीज समझते हैं कि किस तरह से अभी चीजें बदल रही हैं और नई चीजों का एड ऑन फिलॉसफी के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझिए कि देखिए, कंजर्वेटिज्म जैसी थ्योरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसी थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरीज हमारे सामने आ रही हैं, और ये थ्योरी बात कर रही हैं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो पहले दिए गए या मॉडर्न टाइम में दिए गए, और उनके अंदर क्या बदलावों की जरूरत है। इसीलिए आप नियो शब्द, नव मतलब नया, या स्ट्रक्चरल या कंटेम्प्ररी, इस तरह के वर्ड इन थ्योरीज के साथ समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी एक पूरी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इसके ओरिजिन पे बात करी, बट ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ओरिजिन बाय दी सोक्रेटिस एंड प्लेटो। हम उस फर्स्ट पॉइंट से दोबारा आएंगे। आज तो हमारा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था इसकी टाइमलाइन को लेके। अगली वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उस वीडियो के अंदर हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फिलॉसफी की स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिट नंबर 2, और फिर हम इसी के साथ आएंगे यूनिट नंबर 1 के ऊपर। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंट्रोडक्शन में नीचे आपको बता दिया जाएगा कि जो नंबर्स हैं हमारे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, आप इनसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कब कब क्या क्या अपडेशन ऑन टाइम आपके पास आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।